इनपुट, वेट और प्रोसेसिंग, ये तीनों चीजें हैं। तीनों चीजों को आप समझ चुके हैं, ये है अभी तक की क्लास का स्टेटस। अब यहाँ पर x1 x2 ये आपका इनपुट है, w1 w2 वेट्स है। और अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है। आ रही बात ध्यान में? अब एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी द सम है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है आपका x1 w1 x2 w2, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें एक सैंपल देखना है। सैंपल कैसे कि आप वैल्यू लीजिए +1, w2 की भी +1। फॉर एग्जाम्पल +1 मतलब बोथ द इनपुट्स आर एग्जिबिटरी नॉट इनहिबिटरी, ठीक है। दोनों भी इनपुट कैसे आपके एक्साइटेटरी है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी इनपुट्स। अब देखो जब हम लोग इनपुट देते हैं तो हमारे पास में ना 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 4 कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे? एक तो आप ये +1 की जोड़ी ले लो, या फिर +1 -1 की जोड़ी ले लो, -1 +1 या फिर -1 -1। मतलब एक तो वेट्स आप इस तरीके से लो, तो इसमें से हमने W1 = +1 एक्साइटेटरी लिया, W2 भी एक्साइटेटरी लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड। अब प्रीतिका ने मुझे पूछा ना कि भैया मैडम थ्रेशोल्ड पहले से दी रहती है क्या? दी भी रहती है, और हमें पता करना होता है कि ये थ्रेशोल्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हमें फाइंड आउट भी करनी कई बार। तो ये जो थ्रेशोल्ड है ये हमें अभी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द सिंपल मैककुलाक-पिट्स मॉडल, ठीक है। मैककुलाक-पिट्स मॉडल में क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0,0 कौन सा आपका जो फर्स्ट इनपुट है, ये फर्स्ट इनपुट की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट इनपुट 0,0, तो इस 0,0 के लिए हम लोग x1 w1 प्लस x2 w2 करेंगे। अब x1 w1 क्या है आपका 1 है, ठीक है। मैं जो लिख रही हूँ समझ में आ रहा है? मैं जो लिख रही हूँ समझ में आ रहा है? 0 क्यों? क्योंकि x1 0 है, ठीक है। ये x1 0 है और ये x2 है। और वेट अपना क्या है, एक्साइटेटरी है, +1 है, x2 भी 0 है और w2 भी 1 है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, टोटल हमारा क्या आ गया 0, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट है अपना 0 1। 0 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समेशन xi wi, समेशन xi wi। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपांड करके x1 w1 प्लस x2 w2। अब x1 क्या है और x2 क्या है, 0 1 1 1, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। सेम वैसे ही 1 0 के लिए करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 ही आएगा, राइट। अब देखो 1 1 के लिए करके, 1 1 के लिए हम जब करते हैं तो 1 1 प्लस 1 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 2। आ रही बात समझ में? अब ये देखो हमारे पास में कितने टोटल आउटपुट आए हैं, मतलब समेशन के मैं बोल रही हूँ, 4 आए हैं। एक 0, ठीक है ये, और दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये एंड गेट का जो आउटपुट है उसको देखना है। एंड गेट का जो आउटपुट है वो इस तरीके से है, ठीक है, 0 0 0 और 1। अब आप देखो यहाँ ये 3 जो एंटिटीज है जिसमें 0 0 0 1 1 0 ये कॉम्बिनेशन है, उसका आउटपुट एक जैसा है और इसका आउटपुट क्या है, अलग है। आ रही बात ध्यान में? अब जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था किस चीज का, न्यूरॉन का, न्यूरॉन का आउटपुट हमारा क्या था 0 1 1 और 2। तो हमें यहाँ पर एक बाउंड्री पता करनी है, बाउंड्री खींचनी है। अब बाउंड्री खींचने के लिए हमें कोई तो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर गेस करनी पड़ेगी। गेस कैसे करेंगे, अगर आपका
थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, अगर आपकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इफ इट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या है, 1 है। अरे बात ध्यान में, अगर आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू इज लेस देन 2 देन आपका आउटपुट क्या है, 0 है। अरे बात ध्यान में, समझ में आ रही थी का थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने कैसे निकाली? अगर आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 है तो आउटपुट 1, क्यों 1? देखो यहाँ पर 1 है। और अगर आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम मतलब 1 1 0 व्हाटएवर, 2 से कम है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0। देखो यहाँ पर कनेक्शन जोड़ के देखो, तो इस प्रॉब्लम में जब हमने वेट को +1 और +1 लिया, मतलब आपने एक्साइटेटरी इनपुट दिया, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इस तरीके से आई, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी इस तरीके से आई। तो आगे जब सम होने के बाद में देखो यहाँ सम है, फिर हम लोग यहाँ आगे आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालेंगे और थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से हम लोग ईदर 0 और 1 क्या आउटपुट होगा ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू इक्वल्स टू 2। समझ में आ रही बात? चलो, तो आप अभी क्या करना है, आपको और के लिए करना है। और के लिए कैसे करेंगे, और गेट, और गेट के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रूथ टेबल लिख लो, x1 x1 x2 और y। अब 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। प्रशांत, कोई डाउट है इसमें? पता है ट्रूथ टेबल पहले से? अब हम लोग वेट को एक्साइटेटरी मान के चलते हैं। अब इसे 0 0 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे x1 w1 प्लस x2 w2, तो आपका वेट टोटल जो है आउटपुट क्या आएगा, 0। फिर 0 1 के लिए भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 1 0 के लिए करेंगे तो 1 1 1 के लिए करेंगे 2, सेम ही आएगा ना आउटपुट, क्योंकि वैल्यूज तो चेंज हुई नहीं है आपकी, ना x1 x2 चेंज हुआ है, ना ही अपने वेट्स हमने चेंज किए, वैल्यू भी सेम ही है अपनी। तो आपकी जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है आपका ये 0 1 1 2। अब देखो यहाँ पर थ्रेशोल्ड कैसे निकले, अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें इस तरीके से कैटेगराइजेशन है, एंड में क्या था, अपोजिट था, और में क्या है उसके फिर से विपरीत, तो 0 1 1 1। तो अब यहाँ देखो आउटपुट कैसे हो रहा है, 0, मतलब यहाँ एक तो 0 है, या और फिर अगर 1 1 आउटपुट आना है तो आपका क्या होना चाहिए, 1 या फिर ग्रेटर देन 1। अरे बात ध्यान में, अगर 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा तो हाँ आउटपुट 1 आएगा, हाँ हाँ हाँ, तो आपका यहाँ थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, यहाँ थ्रेशोल्ड शुड बी 1 और थ्रेशोल्ड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अगर आपका थ्रेशोल्ड लेस देन 1 है तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमने वेट्स के लिए किया +1 और W2 भी +1। अब दूसरा एक और बेसिक गेट है नॉट गेट, नॉट गेट के लिए कर सकते हैं। नॉट गेट बहुत सिंपल है,
नॉट गेट में क्या है, 0 का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा। अब यहां देखो, इसका आप डायग्राम कैसे निकालेंगे, एक ही इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट है। अब कैसे करोगे, x1 फिर w1 कंसिडर इट एज अ एक्साइटेटर, मतलब w की वैल्यू +1 है। आर्यवर्धन में w की वैल्यू आपकी +1 है, सो x1, अब ये 0, अगर आपका 0 आपकी इनपुट वैल्यू है तो x1 w1 हमें निकालना है, तो 0 आएगा, और अगर x1 की वैल्यू 1 है तो आपका 1 आएगा। तो ये आपका एक्चुअल न्यूरॉन का आउटपुट है। तो अब बताओ थ्रेशोल्ड, अब बताओ क्या होना चाहिए। आपका जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड शुड बी, अगर इक्वल्स टू 1 है, थ्रेशोल्ड अगर 1 है तो आपका आउटपुट 0 है, और थ्रेशोल्ड अगर आपका <<1 है, ठीक है, तो आपका आउटपुट 1 है। समझ में आई बात? थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1 तो क्या है, आउटपुट 0 है, थ्रेशोल्ड 1 है। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन नहीं, ये जो है हमने क्या किया, यहाँ पर डिवीजन कर लिया। थ्रेशोल्ड आपकी अगर 1 है तो आउटपुट आपका क्या एक्सपेक्टेड है, 0। अगर आपकी थ्रेशोल्ड 1 से कम है, 1 से कम है, कम का मतलब 0 है, तो आपका आउटपुट 1 आना चाहिए। आगे बात ध्यान में, ठीक है, ये है। अब आपके लिए एक इस आधार पर एक हम लोग डायग्राम निकालते हैं, जिससे डायग्राम में हम लोग देखो इस तरीके से 0 1 1 x और y, x और y। अब एंड गेट में एंड गेट के लिए क्या हो रहा है, एंड गेट के लिए 0 0, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, 0 0, ठीक है। अब 0 1 0 1, ठीक है, x इज 0 और ये 1, ठीक है, फिर 1 0, ये 1 है, x इज 1 और y इज 0 और 1 1, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये हम बोल सकते हैं ना कि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि 2 ही वैल्यूज है, और आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि आपके इसमें बहुत अच्छी डिसीजन बाउंड्री भी हमें मिल रही है। कैसे? दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री, मतलब आपके 1 1 वाले मतलब सॉरी 0 0 वाले ए बाउंड्री के इस तरफ, और हाँ एक तरफ। आ रही बात ध्यान में? मैंने ना ये जो बाउंड्री निकाली है ये और गेट के लिए बेटा,
थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, ये और गेट के लिए। और में क्या होता है, सी, हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ, अब और के लिए ये सही है। अब देखो और के लिए, और में 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है, ये बाउंड्री और के लिए। अब वही एंड के लिए कैसे आएगी बाउंड्री, सेम 0 1, हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं, 1, ये 4 पॉइंट्स है, मिल गए हमें। अब बताओ डिसीजन बाउंड्री कैसे आएगी, ये डिसीजन बाउंड्री कैसे आएगी, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आई बात? सारे 0 0 वाले लाइन की एक तरफ और जो 1 है वो दूसरी तरफ, इसे हम बोलेंगे डिसीजन बाउंड्री। तो यहां पर देखो कैसे हो रहा है यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन। देखो इट इज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मशीन लर्निंग। यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, बट उस क्लासिफिकेशन कौन से प्रकार का हो रहा है, बाइनरी। बाइनरी, ठीक है ना, मतलब दो ही ग्रुप है, एक तो इस साइड में है और दूसरा दूसरे साइड में है, तो वहां पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो भी बाइनरी टाइप्स का क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात? नॉट को कैसे लिखेंगे, सिंपल है, एक्स एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं या फिर वाई एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं नॉट को। 0 एक तरफ और 1 एक तरफ डिसीजन बाउंड्री की। तो ये जो सारा हमने देखा, इट इज कॉल्ड एज की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग मैककुलापिट्स मॉडल। मैककुलापिट्स मॉडल के आधार पर लॉजिक गेट्स का डिजाइन। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर्स। मैंने कल ही बता दिया था आपको। अच्छा, दूसरा एक ऐसा है कि इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जो कि हम परसों पढ़ेंगे। होमवर्क है कि XOR गेट को आपको इंप्लीमेंट करना है, XOR गेट। और दूसरा एक और यहाँ कंक्लूजन में बताना चाहूंगी कि ये जो है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ लीनियर प्रॉब्लम। देखो इनकी बाउंड्री कैसी है, लाइन खींच दो, सिंगल, आड़ी टेढ़ी है क्या, नहीं है, स्पाइक्स नहीं है, कर्व्स नहीं है, सीधा खींचो और बात खत्म। सो ऑल दीज गेट्स प्रॉब्लम आर लीनियर प्रॉब्लम और अ लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो लीनियर क्लासिफिकेशन या बाइनरी क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या सारे प्रॉब्लम्स हमारे ऐसे रहते हैं, लीनियर? नहीं, मैक्सिमम जितने भी रियल टाइम जो वास्तव में जो होता है, वास्तव में क्या होता है, इट इज ऑल नॉन लीनियर। लीनियर नहीं रहता है भाई, सारे नॉन लीनियर रियल टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो हाउ वी शुड हैंडल दिस नॉन लीनियरिटी, बाय यूजिंग द न्यूरॉन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ये एक बहुत बड़ा आपके सामने प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट लोगों के सामने नहीं, उन्होंने सॉल्व कर दिया। अभी आपका प्रॉब्लम है कि नॉन लीनियरिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो XOR गेट को आपको इंप्लीमेंट करना है, कोशिश करो, देखो। अगर आपको एंड समझा है, और समझा है, नॉट समझा है, तो आपको XOR भी
समझेगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फाइन, अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर्स। अब आर्किटेक्चर्स कौन कौन से आर्किटेक्चर्स है ये हमें देखना है। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के हैं। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अगर मैं शुरू के आर्किटेक्चर्स की बात करती हूँ तो हम लोग सिंगल न्यूरॉन आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि मैकक्यूलर-पिट्स मॉडल एक अच्छा आर्किटेक्चर ही है सिंगल न्यूरॉन को दर्शाने का। अब उसके साथ ही दूसरा है परसेप्ट्रॉन। अब ये जो परसेप्ट्रॉन है ये है फ्रैंक रोजनब्लैट, मैं तभी फ्रैंक रोजनब्लैट 1958 इन्होंने पहला मॉडल बनाया परसेप्ट्रॉन। इट इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। अब ये जो फ्रैंक रोजनब्लैट ने जो परसेप्ट्रॉन का मॉडल बनाया वो कैसे था? यहाँ पर क्या है आपका थ्रेशोल्ड और ये है आपका एक्टिवेशन फंक्शन। और ये है सम, ये सम W1 W2 W3 और ये सम 1 सम 2 सम 3। आ रही बात ध्यान में? और ये है आपका आउटपुट। ठीक है, तो इसको कई सारे नोटेशन से डिनोट किया जाता है। थ्रेशोल्ड को फाई से लिखा जाता है, फाई या फिर टी भी बोलते हैं। और इस एक्टिवेशन फंक्शन को इस तरीके का कुछ नोटेशन लिखा जाता है। तो खैर मैम नोटेशंस की बात नहीं करेंगे। अब ये समझ लो कि दिस इज अ परसेप्ट्रॉन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रैंक रोजनब्लैट इन 1958 और इसे इस तरीके से बताया गया, इस तरीके से बताया गया है जिसमें कि इनपुट है, फिर इनपुट का वेटेड सम लिया जाता है और वेटेड सम कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू से मैप किया जाता है और थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगर ऊपर आपका सम है तो हमको एक डिसीजन लेना है। लेट अस सपोज आउटपुट वुड बी 1 और थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे है तो आउटपुट वुड बी 0। इट डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम, है ना। और में नॉट में अलग अलग था सब, थ्रेशोल्ड वैल्यू भी अलग थी। ठीक है, और यहाँ पर वेट्स का वही कंडीशन है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। मतलब एक्साइटेटरी का मतलब है आपका +1 और इनहिबिटरी का मतलब है आपका -1। ठीक है, ये एक्साइटेटरी। अब ये मॉडल हो गया। अब ये जो मॉडल है वी कॉल इट एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब ये परसेप्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया, पर ये मैं 2 नंबर लिख रही हूँ। पहला आपका रहेगा जो भी पढ़ना है आपको वो मैकक्यूलो और पिट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हरी बात ध्यान में। तो ये हो गया। अब दूसरा आपका आर्किटेक्चर है सिंपल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में भी हम बोलेंगे कि 2 प्रकार है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, तीसरा सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और
इसी के एसोसिएशन में सिंगल की जगह सिर्फ मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या है और मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या है? सिंगल लेयर में होता ये है कि वी हैव अ इनपुट, x1 x2 x3। अब ये इनपुट है और ये आपकी आउटपुट लेयर है y1 y2 y3। जरूरी नहीं है कि 3 ही आउटपुट हो सकता है 2 हो या फिर एक ही। ये सिर्फ मैंने नोटेशन के लिए बताया। इट डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये आपको, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि भैया कॉन्सेप्ट मॉडलिंग में आपके इनपुट बहुत होंगे और आउटपुट एक निकलेगा। आई के बाद हमें डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन करना है आपको, तो इनपुट आपके लैक्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और आप क्लासिफाई मान लो कि 2 तरीके से कर रहे हैं कि लिटरेचर और साइंस, इसमें कैटेगराइज करें तो आपका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट में 2 ही होंगे ना, मतलब जो आप इतने हजारों डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो हजारों डॉक्यूमेंट्स इनपुट हो गए, पर आउटपुट में वो डॉक्यूमेंट एक तो लिटरेचर का है या साइंस फील्ड का है ये बताएगा, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, 2 न्यूरॉन, ठीक है, या फिर एक न्यूरॉन जो दोनों को इंडिकेट करे। आई बात ध्यान में? तो ये जो y1 y2 y3 ये सिर्फ दर्शाया गया है, ये एक्चुअल में 2 हो सकता है, 1 हो सकता है कि भैया इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। तो ये सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अभी इसे फीड फॉरवर्ड क्यों बोला गया? देखो ये जो इनपुट है उस इनपुट का जो भी आउटपुट आता है वो तीनों को आउटपुट लेयर को फीड होता है आगे, फीड फॉरवर्ड, इसलिए उसे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोला जाता है। मतलब इसका जो ऑपरेशन है वो इस डायरेक्शन में सिंगल लेयर, ठीक है, इस डायरेक्शन में इनपुट से फिर ये आउटपुट को सारे के सारे ये आउटपुट को जा रहा है, तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ फीड फॉरवर्ड। अब वही चीज मल्टी लेयर में कैसे है? मल्टी लेयर में देखो हो सकता है मल्टी लेयर में ये आपका यहाँ पर हिडन लेयर है और यहाँ ये इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट है। अब और इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर हिडन लेयर ऐड हो गई, मल्टी लेयर। अब ये जो हिडन लेयर है ये मल्टीपल भी रह सकती है, मतलब एक, यस, मोर देन वन भी रह सकता है। ये तो एक ही का मैंने बताया, मोर देन वन या फिर मिनिमम वन, कम से कम वन या फिर मोर देन वन, ये हिडन लेयर। तो इसे क्या हो रहा है, देखो ये जो फीडिंग हो रहा है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, फीड फॉरवर्ड। इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? फीड फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसे हम लोग इस आर्किटेक्चर को बोलेंगे मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आर्किटेक्चर है, इसे हम लोग फुल्ली कनेक्टेड और पार्शली कनेक्टेड, ये भी एक बार ध्यान से देख लो। फुल्ली
कनेक्टेड वर्सेस पार्शियली कनेक्टेड, फुल्ली कनेक्टेड वर्सेस पार्शियली कनेक्टेड। तो फुल्ली कनेक्टेड का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लेट अस सपोज ये मैंने बनाया, ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू दी एवरी अदर न्यूरॉन इन द नेक्स्ट लेयर, फुल्ली कनेक्टेड। पर अगर मैं इसे इस तरीके से तो क्या हो गया, एक मिसिंग है ना कड़ी, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, पार्शियली। अगर एवरी न्यूरॉन इज नॉट कनेक्टेड विद अनदर न्यूरॉन तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, पार्शियली कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड है तो फुल्ली कनेक्टेड। अब नेक्स्ट है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसे इन शॉर्ट आरएनएन भी बोलते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन। और इसी का दूसरा प्रकार है मल्टी लेयर आरएनएन। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और दूसरा है मल्टी लेयर, जैसे कि हमने परसेप्ट्रॉन का ये देखा था, मतलब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का देखा था, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, दूसरा मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या फिर न्यूरल नेटवर्क, जो भी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काम करता है। ये आपकी इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, और दिस इज द आउटपुट। अब देखो यहां पर ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को इस तरीके से फीड किया जाता है। देखो यहाँ क्या कैसे प्रक्रिया हो रही, समझो, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखो कि इस आउटपुट को, रिकरेंट का मतलब क्या है, बार बार अकर होने वाला, बार बार। अब ये तो आउटपुट आ गया, बट आउटपुट को हमने फिर से क्या किया, फिर से हाँ इनपुट किया, फिर से इनपुट किया, मतलब बार बार वही चीज हम लोग बार बार करें, फिर से इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, फिर से हम लोग इनपुट कर रहे हैं। ध्यान में, रिकरेंट, बार बार वही हो रहा है। तो यहां पर ये इस तरीके से जाएगा, बार बार वो इनपुट के तौर पर ले रहा है आउटपुट को, जो आउटपुट है वो फिर से इनपुट को जा रहा है एज ए इनपुट। तो ये जो आरएनएन है, ये आरएनएन आर्किटेक्चर यूजुअली एमटी में, मशीन ट्रांसलेशन में उपयोग में लाया जाता है। मशीन ट्रांसलेशन इसी न्यूरल नेटवर्क से करते हैं। ये जो गूगल ट्रांसलेटर है वो न्यूरल नेटवर्क बेस पर ही मशीन ट्रांसलेशन करते हैं, और इन्होंने आरएनएन का ही एक एडवांस आर्किटेक्चर बनाया है। अब तो देखो ये बेसिक आर्किटेक्चर है सारे, पर अब इंडस्ट्री कंपैटिबल पता है लोगों ने बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बना लिए न्यूरल नेटवर्क।
तुम भी अगर उसमें तुम्हें समझ में आया तो तुम्हें भी क्लिक हो सकता है कोई और आर्किटेक्चर, क्योंकि इधर से उधर जोड़जाड़ी करना है और उसकी एप्लीकेबिलिटी बतानी है। मैं ये जो आर्किटेक्चर है वो इस एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सुटेबल है। आगे बढ़ते हैं में, जैसे ये भी तेरा न्यूरल नेटवर्क। अब सेम वैसे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में कैसे करेंगे? मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में आपको क्या करना है कि फिर से लेयर्स बढ़ा देनी है और आपको उसका जो आउटपुट है वो फिर से एज अ इनपुट देना है। ठीक है, अब और एक आर्किटेक्चर है हॉपफील्ड नेटवर्क। हॉपफील्ड नेटवर्क, अब इसे हॉपफील्ड नेटवर्क को सिंपल आर्किटेक्चर है बट इसे स्पेशल केस बोला जाता है, स्पेशल केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, स्पेशल केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। एंड ये कैसे काम करता है? सिंगल लेयर फीडबैक नेटवर्क। सिंगल लेयर फीडबैक नेटवर्क कैसे दिख रहा है? देखिए, सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है, यहाँ पर x1 x2 ये इनपुट है और ये जो सिंगल लेयर का जो भी फीडबैक है वो इस तरीके से जा रहा है, इंटरचेंज हो जाता है। इसमें कोई भी प्रकार की हिडन लेयर नहीं है, दिख रहा है? अब इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस भी हैं, हॉपफील्ड नेटवर्क के कुछ वेरिएशंस है। दूसरा इसका वेरिएशन है अल्मैन नेटवर्क। अब अल्मैन नेटवर्क को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। कौन सा? ये अल्मैन, मैन, MAN, अल्मैन नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें देखो कि यहाँ पर सीरियल न्यूरॉन्स है, सीरीज में न्यूरॉन्स है, बट एक कोई भी न्यूरॉन का जहां पर जिसे बोला है ना कि हॉपफील्ड नेटवर्क में सिंगल लेयर होता है, सिंगल, एक ही सिंगल लेयर पर काम करेगा ये, तो इसमें भी सिंगल लेयर पर ही आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल लेयर में ही काम हो रहा है। और ये जो एडिशनल न्यूरॉन है इसे कंटेक्स्ट यूनिट बोलते हैं और कंटेक्स्ट यूनिट को इनपुट दिया जाता है और इसका जो आउटपुट है वो फिर से जहां से आउटपुट आया है वहां से ही एज ए इनपुट करके दिया जाता है। ठीक है, ये एरोस पर ध्यान दो तो समझेगा। अब इसका तीसरा वेरिएशन है जॉर्डन नेटवर्क। जॉर्डन नेटवर्क कैसे काम करता है? देखिए, इस तरीके से क्या हो रहा है, वही चीज इनपुट आउटपुट। ये सारे वेरिएशंस है और जॉर्डन, इलमैन ये लोग हैं जिन्होंने ये मॉडल्स बनाए हैं
और उन्होंने उसकी उपयोगिता सिद्ध की है कि ये जो है ये इस तरीके से वैरी करता है, ये इसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि न्यूरल नेटवर्क का कोई भी आर्किटेक्चर आप खुद भी अपना खुद का बना सकते हैं। ठीक है, और आगे है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो हम बोल सकते हैं इट इज सिमिलर टू फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। और इसका जो उपयोग है वो इमेज रिकग्निशन में होता है। ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज रिकग्निशन में सबसे ज्यादा काम में आता है। तो इमेज रिकग्निशन तो काम में आएगा, बट इमेज के अगर हमें पैटर्न्स निकालने हैं, पैटर्न रिकग्निशन, तो क्या है वो उसने इमेज ही किया है ना, इमेज के पैटर्न्स ही निकाले हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पैटर्न रिकग्निशन या फिर कंप्यूटर विजन। देखो इमेज वीडियो इनसे इसके लिए ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, और इसका बेस है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब जो कि हम लोग सिंगुलर वाले डिकम्पोजिशन में पढ़ने ही वाले हैं, तो लीनियर अलजेब्रा का बेस। अब आप जब स्कूलों में कॉलेजों में लीनियर अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको कभी ये इमेजिन नहीं हुआ रहेगा कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब जाके हमें करना पड़ेगा पीजी में। तो इसीलिए फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। डिटरमिनर्स क्या है, सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो बेसिकली जैसे ये जो न्यूरल CNN है, CNN आपको इस तरीके के कन्वोल्यूशंस मतलब पिक्सेल बाय पिक्सेल वो मल्टीप्लिकेशन करता है, और पिक्सेल बाय पिक्सेल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में these are the convolutions, this is the image और हम जिसे इनपुट बोलेंगे। फिर इसके बाद में इसका सब सैम्पलिंग होता है, सब सैम्पलिंग। फिर से इसे कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर से सब सैम्पलिंग। तो इस तरीके से ये CNN काम करता है। ठीक है, एक और आर्किटेक्चर है, यही बता देते हैं, एसोसिएटिव मेमोरीज। हॉपफील्ड जैसा ही काम करेगा ये। हॉपफील्ड नेटवर्क
सिमिलर टू दैट ऑफ हॉपफील्ड नेटवर्क, और सिर्फ ये है कि इसकी एक स्पेशलिटी है कि इट मिमिक्स ह्यूमन मेमोरीज। association memories, एसोसिएटिव मेमोरीज, एसोसिएटिव मेमोरीज। और हॉपफील्ड के जैसा इसलिए बोला गया है इसे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल मेमोराइज करने की बात आ रही है। देखो हॉपफील्ड को जरा देखो गौर से, कुछ नहीं है, हिडन लेयर नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो इनपुट है वही आउटपुट के लिए जा रहा है और फिर से उसको फीडबैक, मतलब वही याद कराने वाली प्रक्रिया जो होती है ना, बार बार याद कराने वाली, तो वही चीज हो रही है। तो इसीलिए उसे एसोसिएटिव मेमोरी बोला गया है, और एसोसिएटिव मेमोरी यहाँ सेम एज दिस हॉपफील्ड नेटवर्क। तो इसी के साथ हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ऑलमोस्ट इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब यहाँ देखो कि हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब शुरुआत की थी, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो थे कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन, उसके बाद में हमने पढ़ा कि चेंजेस क्या है, 3 चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके पहले हमने मैक्युलोपिट्स मॉडल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग इन न्यूरॉन पढ़ा या नहीं पढ़ा, याद है, वेटेड सम, बायस, ठीक है, लर्निंग इन न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में एग्जाम्पल लिया ऑफ इनपुट, वेट्स एंड आउटपुट का, कौन सा, वो सर्फिंग के लिए गए थे वो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, implementation of logic gates using न्यूरॉन या फिर न्यूरल नेटवर्क और आर्किटेक्चर्स, ठीक है। अब आपको जो होमवर्क दिया है वो है XOR गेट के बारे में आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है। और एक होमवर्क दे देते हैं, एंड गेट में W1 और W2 चेंज करके देखना है आपको, ठीक है। W1 को +1 करो और W2 को -1 करो, इनहिबिटरी, ठीक है। ये करके देखना है एंड गेट।
उसके बाद में मैं कुछ चेंज करूंगी वैल्यूज के बाद। अब एक लास्ट जो पॉइंट है उसका हम क्विक रिव्यू लेंगे, एप्लीकेशंस। स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशंस कौन कौन से है? स्पीच रिकग्निशन जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सारे स्पीच रिकग्निशन के इंजिन्स है, उनके बहुत अच्छा स्पीच रिकग्निशन होता है और कई सारी भाषाओं में भी होता है। तो स्पीच रिकग्निशन इज अ वेल नोन एप्लीकेशन। फिर दूसरा है आपका मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, मैंने अभी बताया ना मशीन ट्रांसलेशन के लिए कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है ना, RNN। फिर तीसरा है आपका इमेज रिकॉग्निशन, चौथा है इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन एंड रिकॉग्निशन मतलब चित्र पहचान। सेगमेंटेशन, अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगी कि इमेज सेगमेंटेशन में ये होता है कि आपकी पूरी इमेज में कोई अगर पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है तो उसे सेगमेंट कर करके हाँ तोड़ तोड़ के देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मुझे उनकी स्कूल बैग के कलर्स ही पता करते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, या फिर उनके स्कूल बैग के कलर्स पता करने बच्चों के, तो वो जो पूरी इमेज मैं दूंगी सारे बच्चों की जा रही है तो उसमें से केवल स्कूल बैग को ही वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उसी चीज को वो सेगमेंट करके आपको बताएगा। ठीक है, इमेज सेगमेंटेशन। अब इमेज रिकग्निशन, अभी देखो ऑटोमोबाइल में वगैरह जो यूजुअली गवर्नमेंट एजेंसीज होती है तो ऑटोमोबाइल का वो रिकॉग्नाइज करती है, ऑटोमोबाइल भी रिकॉग्नाइज करती है। अब जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में टोल पे आपका कैमरा कैच हो जाता है, नंबर वगैरह, नंबर प्लेट कैच हो जाती है, और नंबर प्लेट कैच होती है तो भैया वो तो कैमरे से कैच होती है ना, कैमरा तो पिक्चर निकालता है, वो थोड़े ना 1 2 3 4 टाइप करता है, तो पिक्चर को फिर आप नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसका नंबर ये है और नंबर अपने आप फीड हो जाता है। इमेज रिकग्निशन। ठीक है, अब एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पर एक बहुत अच्छा एक डेमो दिया था, माइक्रोसॉफ्ट के एक व्यक्ति थे। तो आप किसी ऐसे शहर में, ऐसे देश में है जो कि आपको पता नहीं है लेबल्स क्या लगे हुए हैं, तो आप उस एक ऐसा ऐप उन्होंने दिखाया, ऐप से वो सिर्फ स्कैन कर दो, कैमरा उसको स्कैन करेगा, मान लो एग्जिट लिखा हुआ EXIT एग्जिट, मुझे पता नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है या फिर बाहर लिखा हुआ है तो मुझे हिंदी नहीं आती है, तो वो स्कैन करो, स्कैन करने के उस इमेज को स्कैन करने के बाद वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो मेरा जो इनपुट है, मतलब मेरी जो टारगेट लैंग्वेज है वो मेरी टारगेट लैंग्वेज हिंदी है और वो इमेज है एग्जिट, EXIT लिखा हुआ है, तो EXIT को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और EXIT को मशीन ट्रांसलेशन द्वारा बाहर ऐसे ट्रांसलेट करके मुझे बताया। चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है वेलकम, मैंने लिया स्कैन किया, चाइनीज का टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, मतलब जो इमेज है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई और टेक्स्ट ट्रांसलेट हो गया। तो ये सारा कैसे हो रहा है, जैसे मैजिक ऑफ न्यूरल है, बताने का मतलब ये है। फिर दूसरा आपका और है फेस रिकग्निशन। देखो इसमें से ही आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करने हैं, कैरेक्टर रिकग्निशन या फिर OCR भी बोलते हैं उसे, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी इससे होता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रेडिक्शन, मशीन ट्रांसलेशन तो लिख दिया है।
ऑटोमोबाइल ट्रैकिंग, ये सारे उसके एप्लीकेशन एरियाज हैं।